चलो रे ऑप्टिक्स, नाउ लीव इट, जो हुआ नहीं हुआ व्हाटएवर. सो ऑप्टिक्स प्लीज अंडरस्टैंड नाउ. उसको छोटे बच्चे नीचे बंद करके इसके ऊपर रखते. ऑप्टिक्स इज अ very important branch of physics which deals with, so optics we have mainly two branches, ray optics and wave optics. Okay, both we will study in detail. In ray optics what we are going to consider in detail is about this, you have learnt in lower classes little bit, reflection, रिफ्रैक्शन, PIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन डिस्पर्जन, scattering. These are the concepts what we are going to learn. So what is ray optics? तो बच्चे now please ध्यान से सुनना. Ray optics we consider the light as a ray. We consider light as a ray. Wave optics what we are going to learn is interference. Second, diffraction. Third, polarization. Okay, these are the main three topics. इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस भी काफ़ी डिटेल में है, फिर डाइफ्रैक्शन भी डिटेल में है. पोलराइजेशन, polarization is also in detail, but polarization is deleted from your syllabus now, but still we will study little bit about it. Okay, and here we consider light as a wave, and then this is about first chapter of part 2, this is second chapter of part 2, and then we consider modern physics. So what happens in modern physics? Modern physics, light will behave sometimes as a wave, sometimes as a particle. Okay, so we will learn that dual nature of light. Dual, dual मतलब two. Dual मतलब sometimes as a particle, sometimes as a wave. So that is what, that will be part of the modern physics. Okay, so this is how they will build up slowly, gradually the part 2 wala part. So first ray optics, then wave optics, and then we will learn about modern physics, that is dual nature of light, that is sometimes as a wave, sometimes as a particle. Today we are going to learn in detail about reflection. Okay, one by one we will go all the topics we will cover in ray optics. So first give heading reflection. So yes बेटा, हाँ, रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना ज़रूरी है, चाहे डिलीटेड है चाहे नहीं है. मुझे पता है कितना पढ़ाना है टीचू, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक कंपैरिजन डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो ज़रूरी पढ़, जितना है उतना पढ़ेंगे. ओके, क्योंकि फिर उसको मुझे रिफ्रैक्शन के साथ कंपेयर कराना है, फिर TIR के साथ कंपेयर कराना है. अब मुझे पता नहीं कि आपको कितने कंसेप्ट्स याद है पुराने की नहीं. तो दैट इज़ वाई आई वांट टू एक्सप्लेन यू दिस रिफ्लेक्शन. और जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं करवा रही हूँ, कि जो आपको MCQ में भी लगेंगे कंसेप्ट्स उसके. ठीक है,
Anyone, what is reflection? Anyone, can you tell me? जब सरफेस को हिट करके बाउंस बैक कर, अगर मैंने एक बॉल है मेरे पास, ऐसे फेंका, बाउंस बैक करके वापस आया, राइट? सपोज ये लाइट है अभी, सपोज ये चेयर पे पड़ा, कोई भी सरफेस पे, यहाँ जितनी भी वॉल है, चेयर है, सोफा है, जो भी देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड, वॉटेवर, तो व्हाट हैपन्स? 3 things कैन हैपन. First, either this light, we know it's a form of energy, it can be absorbed, it can be reflected, matlab it can be bounced back, or if it is a transparent glass, it can transmit. इस फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ट्रांसमिट, पास थ्रू. ओके, तो इफ इट इज अ ओपेक, जो ऑब्जेक्ट से, जैसे वॉल और ये स्लाइडिंग विंडो, वॉल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. तो 2 ही ऑप्शन बचे, आइदर वो रिफ्लेक्ट होगा, आइदर सम अमाउंट विल बी एब्जॉर्ब. यहाँ 3 ऑप्शन है, आइदर इट विल पास थ्रू, आइदर इट में एब्जॉर्ब सम, आइदर इट में रिफ्लेक्ट. इट डिपेंड करता है, प्रोपोर्शन हर एक सरफेस के ऊपर है, कितना क्या हो. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो राइट डाउन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, bouncing back of light in the same optical medium, bouncing back of light in the same optical medium is known as reflection of light. अब वर्ड को अंडरलाइन करो, सेम ऑप्टिकल मीडियम. रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज वी डिनोट लाइक दिस. अब बच्चे देखो, आप ये जो लाइंस बताई ना, उसका मतलब क्या होता है? ये वाली सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. देखो, आप मिरर देखते हो, मिरर सीधा है तो आप अपना फेस देख सकते हो, उसको उल्टा रखो तो देखेगा. मतलब जो सीधा सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, उसके पीछे वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग. तो ये लेबल करना है, लेबल कर लो, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कोई डाउट इसमें? ये एग्जाम्पल है, जैसे मिरर है, ठीक है? अब ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और पॉइंट ऑफ, बच्चे ये पॉइंट्स इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें मुझे आगे काम में आनी है, कुछ आप लोगों को बताना है. फिर व्हाट इज नॉर्मल, स्वर्णिमा? अब देखो, परपेंडिकुलर तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकती थी, यहाँ भी ड्रॉ कर सकती थी. कहाँ ड्रॉ करना है? एट द पॉइंट ऑफ, राइट. अब इसको लेबल कर लो, ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. चलो दिशा, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. उत्कर्ष, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? बोल. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. इतना क्लियर है बच्चे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जिस देख
लाइट आई ये सरफेस पे जहाँ टच किया दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Regular reflection, incident ray are parallel to each other. Reflected rays are also, थोड़ा डायग्राम देख लेना, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा अनइवन सरफेस दिखाएंगे। यहाँ इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगे बट रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड। जब तक रे डायग्राम में एरो नहीं है जीरो मार्कर, रे डायग्राम में लक्ष्य इफ नो एरो जीरो। इतना समझा? अब मैं इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। लक्ष्य आपको दिखना है ना बच्चा से अच्छे से? सबको दिख रहा है ना? ओके चलो अब पहले समझो यहाँ। चलो, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसको डिफ्यूजर इरेग्युलर भी बोल सकते हो। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन लिख लो, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, then reflected rays are also parallel to each other. Reflected rays are also parallel to each other. वहाँ क्या लिखोगे? Reflected rays are parallel to each other. इसमें reflected rays are parallel to each other. इसमें क्या लिखोगे? Incident rays are parallel but reflected rays are scattered या not parallel. Scattered, not parallel. अच्छा अब मुझे बताओ क्वेश्चन कौन दिमाग लगाता है? विल अब सुनो यहाँ बताओ, विल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? No. Angle of incidence is not equal to angle of diffraction. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो एक ही होता है। यस बच्चा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोई भी रिफ्लेक्शन है इट विल फॉलो, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बच्चा ये एक आड़ा टेढ़ा सरफेस, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो दोनों में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। बच्चे को यही मिसकंसेप्शन होती है कि इसमें लगता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा, बट दैट इज नॉट राइट। बोथ केस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलो, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बट यहाँ सरफेस कैसी होती है? स्मूथ एंड शाइनी। यहाँ कैसे लिखोगे? रफ एंड डल। वर्ड्स स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, वहाँ रफ एंड डल सरफेस। समझ आया बच्चे? तो बच्चे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मिरर,
रेगुलर रिफ्लेक्शन में एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन बाय मिरर, और वहां क्या लिखोगे? बाय वॉल, बुक, जो भी लिखना है लिखो। तो समझ रहे हो बच्चे ये? तो यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? इमेज विल बी सीन, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सीन या क्लियर होगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा? इमेज विल नॉट बी क्लियर या नॉट सीन, ब्लर। समझ आया ये रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन? कोई डाउट? अच्छा, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दिव्यांशी? और सेकेंड लॉ श्रेष्ठा? नहीं पता। प्रियंका क्या होता है? ऑल आर इन द सेम प्लेन। लिख लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इनफैक्ट पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। तो अब जो कंसेप्ट पढ़ाने जा रही हूँ वो समझ में आएगा बच्चे। व्हाट आई से हियर, लिख लिया पहले इतना, दोनों लॉज लिख लिए। नाउ लिसन टू मी। रिफ्लेक्शन occurs only in one optical medium। मैंने लिखा था बाउंसिंग वे ऑफ लाइट इन द सेम ऑप्टिकल मीडियम, मतलब लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई उसी मीडियम में बाउंस बैक करेगी। तो ये एमसीक्यू में आता है। ये देखो ये कंसेप्ट्स होते हैं कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन speed, frequency and wavelength of light will not change. I repeat, during reflection, speed, second, frequency, third, wavelength will not change. Change क्या होगा? Only direction of light will change. Only डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी लिख सकते हो। स्पीड बच्चा, यस, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, नथिंग, ओनली रिफ्लेक्शन। ओके बच्चे, समझ रहे हो? हाँ, ब्लैक बॉडी वो 11th में देखो किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया था जो, यस। अब यहाँ देखो बच्चे, ये वर्ड, क्योंकि अगर मैं आगे एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन में स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, सिर्फ अनचेंज क्या रहेगा तो वो फ्रीक्वेंसी। और यहाँ स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब सेम रहेगा, सिर्फ लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब लाइट का वेलोसिटी वैल्यू तो अगर एयर है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहना है। क्लियर है? वाई स्पीड इज नॉट चेंजिंग बच्चे? बिकॉज मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट कब चेंज होती है? व्हेन एक ऐसे ग्लास में गया, ग्लास में वाटर गया, वाटर में से जो भी, देखो वी आर बॉदर्ड अबाउट ओनली ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओपेक में तो वो पास ही नहीं होता तो उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो हियर द डायरेक्शन विल ओनली चेंज। अब देखो, अगर लिखो नंबर ऑफ सब हेडिंग डालो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म।
अब देखो ऐसे दो मिरर्स रखे और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म? तो इट विल बी -1। कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी? 360 माइनस बाई थीटा -1 इफ, और इसको कहेंगे 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n। इफ n इज even। अब मतलब बताओ बच्चे, n इज even मतलब मैं लिखूं कि इफ थीटा इज 60 डिग्री तो 360 बाई 60 कितना आएगा? 6 क्या हुआ नंबर? even। तो कितनी इमेजेस बनेगी? अब दो मिरर को मैं 60 डिग्री पे रखूं तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन? ये दो, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा या आप खुद खड़े रहे और दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, राइट? तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन? 5 इमेजेस। कोई डाउट? समझा? अब अगर इन दोनों के, अगर n इवन ऑड है, सॉरी, देखो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। कोई एक नंबर बताओ कि जहाँ 360 बाई थीटा ऑड आता है। हाँ, या 72 ले लो। 360 बाई 72 कितना होगा? 5। इफ थीटा इज 72 मतलब इन दोनों के मिरर के बीच का एंगल कितना है? तो 360 बाई थीटा क्या आएगा? विच इज अ, अब जब ऑड नंबर है तो मेरे पास दो सिचुएशन आती है। बच्चे इतना समझ आ रही है? 360 बाई थीटा इवन या ऑड? इवन है तो यही फिक्स्ड ही है, कोई सोचना ही नहीं है दूसरा। अगर ऑड है देन आई हैव टू थिंक कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। देखो जैसे ये दो मिरर है, इनके बीच का एंगल सपोज 72 है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 36 पे रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझा? दोनों का एग्जैक्टली सेंटर। इफ इट इज एट 36 डिग्री तो इट विल बी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1 मतलब 5 - 1 इज 4। बट अगर ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया कहीं एक साइड पे, नॉट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इट विल बी ओनली 360 बाई थीटा एंड -1 नहीं करना। वापस एक बार बताओ ये चीज। देखो 360 बाई थीटा इफ इट इज ऑड देन सेकेंड स्टेप क्या देखना है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देन n-1 5 - 1 4 images। ओके, सेकेंड कंडीशन इसमें आई, इफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्या होगा? तो 360 बाई 72 5 इमेजेस मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगी? 360 बाई थीटा -1 नहीं आएगा। बच्चे समझ आया ये? उत्कर्ष, कोमल क्या, दिव्यांशी? तो अगर ऑड नंबर है तो वी हैव टू सी कि if the object is on perpendicular bisector or not. If it is then same like even, otherwise
only 360 by theta. ठीक है, समझा इतना? ओके, अब देखो लक्ष्य, एक मिनट आ जाएगा। बस वहाँ अब समझना, ये व्हाइट बोर्ड मेरा मिरर है, कोई बात नहीं। अब ही इज रनिंग, प्लीज समझना। If look, listen, he is running at say 5 meter per second की स्पीड से towards mirror. अब आप मिरर के सामने दौड़ रहे हो तो उसके अंदर आपकी इमेज भी तो दिखेगी, तो what will be the speed of image? He is running, okay? तो the mirror what अब आप इमेजिन कर पा रहे हो, अब मैं मिरर तो यहाँ लाके नहीं रख सकती, but what will be the image of mirror? Same speed पे रहेगा. It will be double. If you are running at speed v approaching towards the mirror, the image, the speed of the image will be 2v. लिखो. Distance double. Yes, yes. लिखो ये पॉइंट। बच्चे ये समझ में आया? ये सारी चीजें ना एमसीक्यू में काम में आने वाली है। राइट डाउन। If the object is running at the speed of v, then the speed of the image will be 2v. Speed of the image will be 2v. अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मेरे पास ऐसा एक एंगल है, सॉरी एक मिरर है, राइट? इसको मैंने ऐसे, if I have the mirror like this, if I rotate it by, बोर्ड क्या आपको? if I have the mirror like this, if I rotate the mirror by theta degree, the image will be rotated by 2 theta. लिखो, if the object is rotated, either object को rotate करो, मिरर को रोटेट करो, ऑब्जेक्ट को नहीं। If the mirror is rotated, remember mirror is rotated by theta degree, the reflected ray will rotate by 2 theta. मतलब reflected ray मतलब image. If mirror is rotated by theta degree, the reflected ray will rotate by 2 theta. Okay? अच्छा, अभी बच्चा आप लोगों के रूम में ड्रेसिंग टेबल तो होगा सबके घर में। अगर आपको आपका पूरा इमेज दिखना है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द मिरर? कितना होना चाहिए?
नहीं सेम है सेम है टेढ़ा मैं हाइट चेक किया सर बेंड का चेक दूर होना चाहिए हां वो भी है दूर और प्रेस उस पर डिपेंड करता है और कोई आंसर क्या कोई बताएगा? हम अगर डबल डिस्टेंस पर कर रहे हैं तो सेम ही होना चाहिए बच्चे लिखो। Write down. To view the full image, of a person, the height of the mirror will be half the height of the person. डिस्टेंस पे नहीं है, उसका प्रूफ है, बट प्रूफ पे हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो डेरिवेशन आना नहीं है हमको। हाफ चाहिए, ठीक है। ओके चलो अब इम्पोर्टेंट अच्छा ये बच्चे आपको प्लेन मिरर लिखो। टाइप्स ऑफ मिरर, पहला प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एंड दूसरा स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर में बच्चे इमेज कैसे मिलती है कि सपोज दिस इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से कोई भी दो इंसिडेंट रेस ले लो, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे दो नॉर्मल बना दो। और कल से ना बच्चे नेक्स्ट क्लास से आप लोग पेंसिल स्केल लेके आओगे रे डायग्राम्स बनाने के लिए। ये बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो ये मेरा बच्चे समझो, ये मेरे इंसिडेंट रे था, ये ब्लैक वाले मेरे रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज है। अब बच्चे यहाँ से कंसेप्ट शुरू होते हैं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड। अभी देखा उल्टा दिखता है, लेफ्ट अपेयर्स टू बी राइट, राइट अपेयर्स टू बी लेफ्ट।
बच्चे आपके पास नोटबुक है, अगर आप ये लाइन 3 लाइन ले रहे हो आप, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, पहले वो बना लो और फिर डायग्राम करो तो हो जाएगा। ये वहाँ ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अभी पेंसिल बना रहे हैं। नॉलेज आना जरूरी नहीं है, तो ऐसा डायग्राम बच्चे अपने को ठीक है। अब बच्चे देखो यहाँ कंसेप्ट समझो बच्चे प्लीज, यस प्लीज। अब यार इतना स्लो मोशन में करेंगे तो ऑप्टिक्स तो पढ़ने से हुआ। अब देखो यहाँ 3-4 कंसेप्ट होते हैं, समझो यहाँ बच्चे रे डायग्राम ड्रॉ करने के। पहला लिखो बच्चे इमेज कहाँ, और प्लीज अब फोकस यहाँ सबका, इमेज कहाँ मिलती है, तो व्हेन रिफ्रैक्टेड रेज मीट। अब देखो बच्चे यहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन ये 2 रेज कैसे हो रहे हैं, डाइवर्ज। तो इसको कितना भी एक्सटेंड करूँ विद एवर मीट, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, मुझे एक्सटेंड करना पड़ रहा है बैकवर्ड। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तक तो कहानी में ट्विस्ट ही नहीं आया है, अभी तक बहुत इजी पढ़ रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल। अब समझ आया, जब ऑब्जेक्ट इज रियल, व्हेन ये रिफ्रैक्शन में भी लागू पड़ेगा, यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट, एट दैट पॉइंट इमेज विल बी फॉर्म। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कराया, यहाँ इमेज बना। सेम वे अगर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रेज मीट या अपीयर्स टू मीट। अब यहाँ एक्चुअली मीट कर रहा है कि अपीयर्स टू मीट है, जब भी अपीयर्स टू मीट है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, इन बोथ केसेस दैट इमेज विल बी ऑलवेज वर्चुअल। अब अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज इज वर्चुअल। अब अगर आप मिरर में हो और आपका दुश्मन वहाँ से देख रहा है बाइनोक्यूलर से, और वो मिरर की इमेज को ताक के आपको शूट करेगा, विल यू डाई? बिकॉज इट इज वर्चुअल। आप समझ रहे हो, गेटिंग मी? इट इज नॉट रियल ऑब्जेक्ट, द इमेज सीन इन द मिरर इज वर्चुअल, इट डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअल। क्लियर? वर्चुअल कब होता है, जब रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट या रिफ्रैक्टेड एक्चुअली मीट करेगा तो वो रियल बन जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑल्सो कैन बी वर्चुअल, वो पढ़ाऊंगी जब आएगा, इसी मेरे ऑप्टिक्स में ही पढ़ेंगे। अभी तक आज पहला ही दिन है तो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज व्हेन इट कैन बी वर्चुअल, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट। इरेक्ट, सीधा उल्टा तो नहीं देखते हम, लैटरल इनवर्टेड, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, सेम साइज, हम जितना है मोटे तकड़े पतले नहीं दिखते, और हम 5 मीटर आगे हैं तो हमारा 5 मीटर दूर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये फेडिंग स्फेरिकल मिरर्स, फर्स्ट वाला कॉन्केव, सेकेंड कॉन्वेक्स।
बच्चा अब समझो यहाँ कंसेप्ट ये सब लिखो, मैं एक बार मैं रिकेप करा देती हूँ, नोट्स में है वो लिख लेना, मैं बता दूँगी। अब यहाँ ध्यान रखो पहले, हाँ। अब देखो बच्चे, इसको इमेजिन करो, दिस इज लाइक वन स्फीयर, ठीक है, उसका ऐसा एक कट कर दिया मैंने, दिस इज लाइक एक स्फीयर है, उसका एक पार्ट कट कर दिया, राइट, और इसकी सरफेस, आगे की सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, अंदर की सरफेस कॉन्केव, वो देखना है रिफ्लेक्टिंग कौन सी है उसके हिसाब से। तो स्फेरिकल मिरर, दे आर पार्ट ऑफ द स्फीयर, समझ रहे हो, एंड if you cut this much part of a sphere, then you will be able to see this part like a arc of a circle, क्योंकि 3D है, 3D में स्फीयर बोर्ड पे 2D ही दिखता है, राइट, तो ये पार्ट ऑफ द स्फीयर है। अब ये देखना है कि ये मैंने बताया, अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, इनवर्ड, तो ये कौन सा है, कॉन्केव, राइट, और ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो से कटा हुआ पार्ट था उसका जो सेंटर है, मतलब ये, उसको कहते हैं पोल। तो ये एक बड़ा सा स्फीयर था, इसका ये पार्ट था, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इसमें दोनों में से जो पास करती हुई लाइन है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये डिस्टेंस को कितना डिस्टेंस कहते हैं, फ्रॉम द पोल टू द सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, राइट, तो डिस्टेंस बिटवीन P and C, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिखते जाना, राइट, चार समझ में आया। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्वर्णिमा, of which mirror is a part, center of sphere of which mirror is a part, pole, center of the, मतलब आप देखो, सपोज ये स्फीयर में से मैंने इतना पार्ट काट लिया, तो ये एक मेरा मिरर हो गया, ऐसा समझ लो, थोड़ा कर्व के, तो उसका जो सेंटर है वो पोल, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रेस, पैरेलल इंसिडेंट रेस। अब कॉन्केव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर, तो ये रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलेंगे, राइट, ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये इज फोकस। तो बच्चे देखो, तीन वर्ड्स, फोकस कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, पहला वर्ड समझ में आ गया, फोकस, पॉइंट ऑन, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, वेयर पैरेलल इंसिडेंट रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। वापस क्या लिखोगे, फोकस क्या है, लक्ष्य, अ पॉइंट ऑन वेयर parallel to the principal axis, meet after reflection। चलो वापस बता सरताज। Focus is a point on on which on on on
on principal axis where where two parallel टू नहीं कितना भी होने दो एनी पैरेलल रेस parallel rays to the center of curvature to the principal axis meet after reflection. बस ठीक है. और व्हाट इज फोकल लेंथ? पोल एंड फोकस. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी बच्चे फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ. और ये डिस्टेंस आर, एफ फोकल लेंथ. बच्चे इतना समझा? ये 6-7 डेफिनेशन वापस एक बार बताओ. सबको क्लियर है भाई? पोल, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ फोकस एंड सिक्स्थ फोकल लेंथ. एनीवन एनी डाउट? तो बच्चे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर? निहार, एफ इज इक्वल टू 2r. एफ छोटा है, रेडियस बड़ी है ना, तो आइदर लिखो r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f. F is equal to r by 2. हाँ, f इज इक्वल टू r by 2. समझ आया बच्चे? अब सेकेंड, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग. कॉन्वेक्स को कैसे दिखाओगे बच्चे? उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से ये क्या होंगे? रेस डाइवर्ज होंगे. इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा बैकवर्ड. तो इसके पास कैसा फोकस है बच्चे? ये फोकस कैसा होगा? यहाँ फोकस कैसा होगा? वर्चुअल फोकस, बिकॉज इट इज डाइवर्जन. बच्चे समझ आ रही है? ये पूरा नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, और यहाँ ये डायग्राम बना देना है, बना दो. ये इसका पार्ट है और ये इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस है. ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल, ये यहाँ फोकस होगा. ठीक है बच्चे, समझ आया? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी? आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग. बच्चे समझा ये? कोई डाउट? ये तो बहुत सिंपल है, 10th में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ.
डन? यस। स्पून, स्पून का अंदर की तरफ कॉनकेव मिरर, बाहर का वो नया वाला स्पून होगा, आपको इमेज भी दिखती है, राइट? स्टील का नया वाला चाहिए, ऑब्वियस है। प्लास्टिक में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज नहीं दिखेगी। अब देखो यहाँ इरेगुलर है, अच्छा बच्चे चलो, पहला इक्वेशन अब शुरू हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है इतना? कॉनकेव कॉन्वेक्स समझा। अब मैं आपको बता रही हूँ मिरर फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन पहले होता था, बट सिंस इट इज नॉट देयर वी आर नॉट डिराइविंग इट। वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल जो टेंथ में पढ़े थे ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करके प्रूव करते थे, बट राइट नाउ देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग इट। तो आई एम नॉट टीचिंग यू दैट बिकॉज ये पूरा टॉपिक ही हट गया है, बट आई एम टीचिंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड बहुत सारे कंसेप्ट है इसलिए। तो ये हेडिंग मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Yes, ये 10th में पढ़े थे। u is the object distance, v is image distance, f is okay, and third important formula linear magnification m is equal to minus v by u f minus v upon f u लास्ट में f अपॉन f माइनस u, ऊपर वाले में f माइनस v अपॉन f और ये v बाई u। u अच्छा, आप देखो यहाँ ये लिखो बच्चे, फॉर्मूला लिख लो। अब देखो बच्चे, इसमें आपको पता है कि साइन कन्वेंशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि साइन कन्वेंशन नहीं समझेगा तो फिर आगे सब जीरो है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में आपको साइन कन्वेंशंस कैसे लेने हैं दैट आई एम गिविंग यू वन टेबल और एक डायग्राम भी समझाती हूँ। अगर आप भूल गए तो उसको लॉजिक भी अप्लाई
मगअप करने से फिजिक्स नहीं आएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली. तो ये फॉर्मूला का एज आई टोल्ड डेरिवेशन है. बट और अच्छा ये वर्ड लीनियर मैग्निफिकेशन. अब लीनियर मैं बताती हूँ. मैग्निफिकेशन मतलब क्या होना बच्चा? बड़ा. अब आपकी जितनी साइज है उससे कोई चीज़ बड़ी दिखती है, मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए नाम दिया है. तो अगर मैं बोलूं कि m इज इक्वल टू +1, m इज इक्वल टू -1, ठीक है. इन्वर्टेड 1 और -1 समझो बच्चे, यहाँ कंसेप्ट को समझो. जब m इक्वल टू 1 है मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि इमेज की साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट है, राइट. इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम साइज इफ मैग्निफिकेशन इज 1 बिकॉज v इज इक्वल टू u. चलो यहाँ ये पॉइंट लिखो. -1. अब यहाँ बच्चे माइनस या प्लस साइन क्या दिखाता है? माइनस साइन मतलब देखो ऑब्जेक्ट ये है ना, तो ये इनवर्ड. समझ आया? और ये चीज कब होती है? सेम साइज ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ऐसी दिखेगी. सेम बस इनवर्ड है, राइट. तो वो -1 सेम साइज रियल इनवर्टेड, राइट. और ये कब होगा? कॉन्केव मिरर में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C. एक ही कंडीशन में सेम साइज मिलती है कॉन्केव मिरर में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C. अगर m+1 कोई भी जगह कभी आ सकता है, सोचो कोई भी मिरर में m+1 आ सकता है. +1 मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी इमेज दिखेगी. प्लेन मिरर में +1 क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है और सेम साइज है, तो मैग्निफिकेशन इज +1 कब होगा? प्लेन मिरर सेम साइज ये समझा बच्चे? अब अगर देखो कॉन्वेक्स मिरर, आप अभी यहाँ से बाहर निकलते हो मेरे गेट के बाहर बड़ा मिरर रखा है, वो कौन सा मिरर है? तो कॉन्वेक्स मिरर, ट्रैफिक के रियरव्यू मिरर में भी कौन सा मिरर है? वाई? बिकॉज ऑलवेज द इमेजेस, और वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, इनकमिंग ट्रैफिक दे सकते हैं. मतलब m इज ऑलवेज लेस देन, और वो +1 होगा क्योंकि इरेक्ट है. समझ आई? ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर हुई. नेगेटिव साइन यहाँ क्या दिखाता है कि इमेज क्लियर. ओके, अब साइन कन्वेंशंस, गिव हेडिंग साइन कन्वेंशन. लिख लो लिख लो. बच्चे यहाँ से v या u को एलिमिनेट करके दिखाओ. 1 सेकेंड का काम है आपको. अगर v और u के फॉर्म में है
तो मैग्नीफिकेशन ऐसे मिलेगा, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दिया है तो ऐसे, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको ज़्यादा अकल नहीं लगानी है, यहाँ से 1/u की जगह क्या लिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। पहले हम लोग इन सबका डेरिवेशन भी करते थे, बट अब क्योंकि कंसेप्ट से मतलब है डेरिवेशन आना ही नहीं है, और वो कंसेप्ट भी डेरिवेशन के अंदर का कंसेप्ट भी काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पे और वो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो साइन कन्वेंशंस, गिव हेडिंग साइन कन्वेंशंस। तो बच्चे पोल को ओरिजिन गिनेंगे। नंबर 1, कंसीडर पोल एज द ओरिजिन। हाँ बनाना है, इसमें डायग्राम ही डायग्राम है। पोल एज ओरिजिन। सेकेंड, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? ऑलवेज लेफ्ट से। ऑन द लेफ्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो देखो बच्चे, ये वाले डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? ये वाले डिस्टेंस नेगेटिव। अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव, अपवर्ड विल बी पॉजिटिव। देखो ना यार, आप इसको कंपेयर करो, ये ओरिजिन ऊपर क्या लिखता है? ये प्लस लिखता है, ये माइनस लिखता है, ये प्लस लिखता है, ये माइनस लिखता है कि नहीं? तो इसी से आया है और कुछ किया ही नहीं मैंने। ये 5 पॉइंट अपवर्ड परपेंडिकुलर पॉजिटिव, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर नेगेटिव, towards right, पोल को ओरिजिन, ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। समझा बच्चे ये? तो UVF बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। व्हाट आई सेड? रिपीट विथ मी। किसमें? और कॉनकेव में ऑलवेज। कभी वापस रिपीट इट। मिरर और लेंस, एनीथिंग, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉनकेव। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मिरर के। अब बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। रिपीट विथ मी। ऑब्जेक्ट रियल। यहाँ भी सेम चीज लिखोगे, ऑब्जेक्ट रियल। ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। अश्विन क्या बोला बताओ? लक्ष्य? Object distance is negative and object is real. सरताज? ठीक है, सबको समझ में आया? तो U is always negative if object is real, REAL, real। सच में एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट रियल। क्लियर है बच्चे? तो ये और ये तो क्लियर ही हो गया। अब ये तो सबको याद रहेगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ इमेज में। अब देखो बच्चे, अगर मिरर है तो इमेज उसी साइड, क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं,
इस मीडियम में तो जाना ही नहीं है, उसी साइड आनी है। अगर वर्चुअल होगी तो ही उस साइड जाएगी, राइट, अदरवाइज तो यही मीडियम में आना चाहिए। तो अगर कॉन्वेक्स में तो ऑलवेज मिरर कैसी होती है, वर्चुअल, तो कॉन्वेक्स में भी कैसे आएगा, तो वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव, रियल इमेज है तो, और इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, रियल इमेज के लिए और पॉजिटिव फॉर आपको समझ आया बच्चे कंसेप्ट से? बच्चे व्हाट आई से कि मिरर है बच्चे, देखो ये यहाँ हम समझो, ये मेरा मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से पास होके यहाँ तो आना ही नहीं है ना, वो यहाँ से यहीं वापस आएगा। तो अगर इमेज रियल है तो ये तो लेफ्ट साइड में गया, तो लेफ्ट साइड में गया तो नेगेटिव ही होगा। अगर वो रियली डाइवर्ज कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है तो इट विल अपीयर एंड इट विल बी ऑन द अदर साइड, जब वो राइट साइड में जाएगा तभी पॉजिटिव होगा। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझ आ गई ये सारी चीज़ें? पोल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की तीनों फॉर्मूला निहार बोलो, 3 फॉर्मूला दिखाई थी ना लीनियर मैग्निफिकेशन की, क्या क्या थी प्रियंका पता? -v/u, u अपॉन f और f अपॉन f माइनस। ये प्लस माइनस सबको समझा बच्चे? क्लियर है? तो आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर रिफ्लेक्शन एंड नाउ वी विल रिवाइज। ये बेसिकली रिफ्लेक्शन वाला सारा पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, जो जो भी ज़रूरी था, शायद मोस्टली एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन। इससे पहले बच्चा रिफ्लेक्शन है ही नहीं सिलेबस में, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया। अच्छा एक चीज़, अभी नेक्स्ट क्लास में 3 न्यूमेरिकल दे रही हूँ, और यही 1/f = 1/v + 1/u वाली फॉर्मूला के ऊपर ही, और सारे रे डायग्राम याद है, मिरर वाले सारे रे डायग्राम नहीं है तो मैं एक फ़ोटो डाल दूँगी ग्रुप पे, वो देख के सारे रे डायग्राम। हमने प्लेन मिरर के बोला है क्या? प्लेन का तो ऑलरेडी हमने कर लिया एक ही डायग्राम में। अब बचा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के, तो अगर नहीं है तो ठीक है, मैं नेट पे भी मिल जाएगा, नहीं है तो मैं डाल दूँगी वो फ़ोटो। एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना कि जाके हम आप आगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया डिफरेंस, इसलिए ठीक है। चलो तो ये टॉपिक अब यहाँ क्लोज करती हूँ क्योंकि ये एक पार्ट हो गया। नाउ विल रिवाइज फर्स्ट चैप्टर। डाउट्स ले लो, डाउट बाद में रिवाइज करके। आज मैं फ्री हूँ, जितना पूछना है पूछ के। चलो अब बच्चे, आप लोगों को अंधेरा लग रहा है तो लाइट ऑन कर दो। ठीक है, आपको करूँ लाइट ऑन? अच्छा ये वाला ऑन है ना, ठीक है। अब बच्चे कल से ना एक 2 कॉपी लेके आना, एक रिवीजन के लिए और एक ये, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इसके पहले वाले पार्ट की ही फॉर्मूला, इसके 4 पार्ट है।
देखो मैंने फॉर्मूला का लिस्ट डाला हुआ है ग्रुप पे, ओपन दैट। सबके पास है ना फॉर्मूला लिस्ट, ओपन दैट। और अब बच्चे इस फ्राइडे फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट रहेगा, इस फ्राइडे फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट रहेगा। और एवरी डे आई विल बी गिविंग यू 50 MCQs एवरी डे। मुझे पता है ना आप लोग कितना प्यार पड़ते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अच्छा 25 लूँ? ओके चलो, उसमें ओपन एवरीवन। चलो एवरीवन देखो, ये बच्चे ये फॉर्मूला का रिवीजन है, इसके साथ साथ कंसेप्ट है, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा MCQ भी करवाती हूँ उसी के रिलेटेड, ठीक है। चल लक्ष्य, रीड द फर्स्ट वन। चल उसमें Q, N और E क्या लिखते जाओ अपनी कॉपी में, ये सारी फॉर्मूला। Q is equal to NE, Q charge on the body and that ये कौन सा कंसेप्ट है, कौन बताएगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब बच्चे टोटल चार्ज होता है Q is equal to NE where N is integer, E charge on electrode 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नॉट बी इन डिस्ट्रक्ट, 1/3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। समझ आया ये कंसेप्ट? किसी को कोई डाउट? चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन ऑफ ई। अगर देखो एक क्वेश्चन में पूछती हूँ, चलो 2.5 into 10⁻⁻16 कूलम, इज दिस चार्ज पॉसिबल? 2.5 into 10⁻⁻19 कूलम, इज इट पॉसिबल? -16 है ना, 10⁻³ हो जाएगा। तो अगर इधर भी होगा तो 1.6 into 10⁻⁻19 बोला मैंने, इट्स अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने क्वेश्चन पूछा इज चार्ज 2 into 10⁻⁻⁻19 तो पॉसिबल नहीं है। अगर यही क्वेश्चन अगर मैंने बच्चे इन शॉर्ट आप क्या करो, क्योंकि कोई भी वैल्यू दूं मैं, Q डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻, अरे यार डिवीजन नहीं सिखा मुझे। क्लियर? समझ आया? ठीक है चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। प्रकाश रीड द सेकंड। ये क्या है? कूलम्स लॉ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? हाँ, K की वैल्यू 9 into 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और पहला Q is equal to NE and integer, E 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, कूलम्स लॉ। K की वैल्यू, अब इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, और एप्सिलॉन नॉट श्रेष्ठ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू माइनस, और इसका यूनिट क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे ये वाली फॉर्मूला किसमें है? इन वैक्यूम। अगर ये मीडियम में आ गया है तो कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा बच्चे? एप्सिलॉन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? तो देखो ये इन मीडियम क्या हो जाएगा? वन अपॉन 4 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं पता रहती है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को क्या लिखते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखते हैं, राइट? मतलब ये एफ डैश है, तो एफ डैश विल बी बच्चे क्या हो जाएगा? एफ बाई एफ डैश विल बी एफ बाई के। मतलब क्या हुआ इसका? तुम दोनों यहाँ जो, हाँ बाबा, अब देखो ये दोनों चार्ज है, इनके बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन, ठीक है? अब देखो, अब सुनो, अब इनके बीच में पहले एयर था, अब समझो कोई और मीडियम आ गया। ये दोनों चार्जेस थे, प्लीज यार अंडरस्टैंड। अब इफ इंस्टेड ऑफ एयर, इफ सपोज ये दोनों जगह से स्विमिंग पूल में गई है, ठीक है? तो क्या होगा? स्विमिंग पूल में एयर की जगह वाटर है, तो क्या होगा? विल द फोर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? के की वैल्यू 80 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 80, तो फोर्स क्या हो जाएगा? F बाई, मतलब दैट फोर्स विल डिक्रीज। चार्ज वही थे, तुम ही दोनों वहां गए, मतलब इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन यू। अगर एयर है तो ये F है, अगर एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, तो वो F बाई के, मतलब दैट फोर्स विल रिड्यूस बाय k टाइम्स। गेटिंग इट? एनी डाउट? इतना पॉइंट्स क्लियर है सबको? अब इसके साथ साथ आप यहाँ मैग्नेटिज्म में भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू के m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वो पोल स्ट्रेंथ होती है, और वहाँ म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपन म्यू नॉट हो जाएगा। सिंह और परमिएबिलिटी, ये परमिटिविटी है। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। अब इसमें ये चीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी बच्चे, समझो। अगर दो चार्जेस, ये डायग्राम समझाया था, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो ये फोर्स कैसा होगा? यही आप लोगों को न्यूमेरिकल में नहीं आता। आइदर दोनों पॉजिटिव है, आइदर दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 0। तो F1 F2 क्या हो जाएगा? इक्वल 0, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये देखो एरो लगाना आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आइसोलेटेड चार्ज होगा आउटवर्ड, नेगेटिव रेडियली इनवर्ड। तो अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है तो कौन सा फोर्स है?
एग्जाम्पल गलत लिया था पर मैं जानबूझ के, ठीक है चलो नहीं समझे, कॉमेंट बहुत कम समझे। अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया से ऑपोजिट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे, समझ आया सबको? चलो अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में। चलो नेक्स्ट पेज वाली फॉर्मूला फटाफट जल्दी से शुरू करो। किसका टर्न था? अश्विन रीड इट फास्ट। तो बच्चे ये रब कर लूं इतना। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट क्या होता है? यहाँ जो भी मोशन में आया उसका चार्ज का क्या नाम है? टेस्ट चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स चार्ज। बच्चे टेस्ट चार्ज इतना छोटा है, स्मॉल है कि वो, अब जैसे मैं हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हूँ तो मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें वो उसके इन्फ्लुएंस में है, राइट? अगर एक छोटा सा बच्चा है उसके पास कोई चार्ज नहीं है तो वो फ्री है, जहाँ भागना है जहाँ दौड़ना है, इट विल नॉट इन्फ्लुएंस दिस। ठीक है, तो F इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज F बाय, यूजुअली लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 लिखते हैं कि वो टेस्ट चार्ज है, वो बहुत ही छोटा है, एक एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सो इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कैसे डायग्राम बनाते थे? अब यहाँ इससे उल्टा आया, डिफरेंस आया, यहाँ उल्टा आया बच्चे, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ डिफरेंस आया। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होता है भव्या? Q क्रॉस V। यहाँ F इज इक्वल टू क्या है? Q नॉट। और बच्चा अगर Q पॉजिटिव हुआ तो F एंड P सेम डायरेक्शन, ये लिख लो। इफ Q पॉजिटिव, ऑब्वियस है, अगर Q नेगेटिव होता तो ऑपोजिट। समझ आई बच्चे? लिख लो ये सब चीजें। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज? ये पॉइंट चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? Q/r²। क्योंकि F इज इक्वल टू Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q/r²। और ये किसकी वजह से? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। और अगर पूरा सिस्टम होगा तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। अच्छा, अब 3 ये चीजें याद करो, याद कराई थी। वायर, एक वायर इमेजिन करो। वायर के ऊपर चार्ज कैसे होंगे बच्चे? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या होती थी? लैम्डा इज इक्वल टू, और छोटा सा होगा तो dq/dl। ओके, फिर क्या आता था? प्लेन सरफेस पे, यस, सरफेस चार्ज डेंसिटी dq/, इसको dq/dl लिख लो। और मेटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dq/, क्लियर है ये? कोई डाउट बच्चे? ये
चल योगेश फोर्थ फॉर्मूला रीड कर. E equal to 2k lambda by x. ये क्या था, किसकी वजह से है? Long wire. Infinite long wire. बच्चे देखो अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. बच्चे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय r और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो 2k i बाय r. वेर k की वैल्यू यहाँ क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है. इसकी वजह से एक पॉइंट P पे ये यहाँ तक से का डिस्टेंस है r और इसके ऊपर चार्जेस है और लैम्डा क्या है यहाँ? तो 2k लैम्डा बाय r. समझ आया ये? सताज आप लिख रहे हो, कर रहे हो? लक्ष्य आप क्या कर रहे हो? लिखा तो मैंने भी 25 बार है. नहीं मैं कर लूँगी, मुझसे कर चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाली फॉर्मूला. श्रेष्ठा फिफ्थ फॉर्मूला. बच्चे ये आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको याद आ जाए, सारा रिकैप्चर हो जाए, वरना मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो सब याद ही है. नींद में पूछो तो भी, सपने में भी पता है. चलो अब कौन सा शेप है बच्चे? शेप लिखना जरूरी है. ड्यू टू मतलब बच्चे देखो एक रिंग है और ये एक्सिस है और ये एक्सिस किससे पास हो रही है? इसके सेंटर से. तो ये पेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, इसके ऊपर चार्ज है, तो देखो जैसे ही इसके ऊपर चार्ज होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. बट कौन से पॉइंट पे? तो इट इज क्या है ये? एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? उसके. तो ये पेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसके ऊपर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट फॉर्मूला वी आर राइटिंग. गेटिंग इट? तो ड्यू टू conducting ring at any point on the axis. और एक्सिस कैसे पास होती है? तो ये कंडक्टिंग रिंग बनाओ. ये वाला डायग्राम याद आया कुछ? राइट. इसमें R और X क्या होता है? ये इसकी रेडियस है और ये इसका और ये डिस्टेंस होता है. बच्चे समझ आया? इसकी वजह से ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. इसकी फॉर्मूला क्या है? अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2. क्लियर? सिक्स्थ वाली छोड़ दो, सिक्स्थ वाली आपके सिलेबस में नहीं है, रिस्क नहीं है. चलो फिर डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? कौन बताएगा? स्वर्णिमा, व्हाट इज डाइपोल? इक्वल एंड सेपरेटेड बाय राइट. तो बनाओ डायग्राम. चलो स्वर्णिमा, आपको बताया हुआ था बच्चा, ये इतना समझाया हुआ था.
ये 2 चार्ज है, ये इसके सेंटर को क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस टू ए। ये वाली लाइन, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। और डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। आज दोनों को, आज जब तक पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा होगा ना, जाने नहीं मिलेगा। और पहले का होमवर्क भी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए है लास्ट क्लास में जो टेस्ट में था वो। फिर आज 9 बजे तक बैठे रहो, देख लो, जाना ही नहीं है। अगर हमें पढ़ना नहीं है तो फिर आना ही मतलब ही नहीं है। चलो फिर बताओ, 8th फॉर्मूला एक्सियल लाइन पे क्या होगा? फॉर्मूला याद कर दोनों, 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। r बच्चे यहाँ r क्या है? ये डाइपोल में एक पॉइंट पे डिस्टेंस है जो सेंटर से r गिना जाता है। बच्चे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, क्या आप न्यूमेरिकल करोगे? ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये डाइपोल है, ये इसकी एक्सियल लाइन है। तो ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करता है? इसके सेंटर से ये डिस्टेंस r है। और ये दोनों डिस्टेंस क्या क्या है? टोटल डिस्टेंस क्या है? ठीक है। और शॉर्ट डाइपोल मतलब r इज मच ग्रेटर देन a, तो 2kp/r3। और इक्वेटोरियल पे चलो टॉर्क क्या होता है? देखो बच्चे, ये एक ऐसा डाइपोल है, समझो यहाँ, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो बंद कर दे बच्चा, ये वाला बंद कर दे। बच्चे देखो, प्लस क्यू ही फोर्स लगता है, माइनस क्यू पे माइनस क्यू ही फोर्स लगता है, नेट फोर्स। मतलब वो बच्चे अब यहाँ विजुलाइज करो, ये एक डाइपोल है, ये ऐसे आगे पीछे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स प्लस क्यू पे ऊपर कितना चार्ज लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। बट इट विल रोटेट, रोटेशन आया मतलब टॉर्क आया, राइट। तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E, P साइन थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल था, ये ऐसे रोटेट करता है, राइट। तो ये अगर ऐसे डाइपोल रखा तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। अब ओरिजिनल ऐसा है तो थीटा 0 है। अब ये रोटेट करके यहाँ आ गया, कितना रोटेट हुआ? 180 डिग्री। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? P क्रॉस E नहीं, 2PE हो जाएगा। टोटल वर्क डन 2PE हो जाएगा, टू रोटेट द डाइपोल। वर्क डन क्या है? P डॉट E, PE cos थीटा। और वहाँ M क्रॉस B है, यहाँ P क्रॉस E है, PE साइन थीटा है, वहाँ M डॉट B है, MB cos थीटा। और बच्चा ये बात हुई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। बच्चा आप समझ रहे हो कि सब ऊपर से जा रहा है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यह सब जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, अभी देखो जैसे अभी आप लोग कैसे बैठे हो? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इस जगह ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, बीच में सब खाली। तो यहाँ ज़्यादा मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डाइपोल को रखा, राइट। तो
ऑब्वियसली है वो कहाँ जाएगा, जहाँ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा, मतलब वो आगे भी जाएगा और ऐसे 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 करके रोटेट भी होगा और आगे भी। ट्रांसलेटरी मोशन। लक्ष्य आप क्या कर रहे हो कब से मोबाइल में? अब मोबाइल नीचे रख दो। तो देयर विल बी बोथ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन। ओके, फिर आई बात फ्लक्स। तो बच्चे फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डॉट ए है, मैग्नेटिक फील्ड में बी डॉट ए है, बी ए कॉस थीटा, यहाँ ई ए कॉस थीटा, राइट। और वो कब यूज़ करेंगे बच्चे, जब जैसे ये बुक है मेरे पास, जैसे ये लिया, ये शोपीस, इसका कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, तो डीएस लेंगे। और जैसे ये सरफेस है, देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर, ये बंद कर दो ना, अब क्यों हम लोग